हाँ, तो एक बार फिर से सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने परिवार गामा कैरियर क्लासेस में। दोस्तों, पिछले 2 दिनों से कुछ तबीयत ख़राब होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था और क्लासें भी आपकी रुकी हुई चल रही थी, लेकिन अब कुछ आराम होने की वजह से आज से मैं वीडियो फिर से बनाना चालू कर रहा हूँ। और एक संडे पिछली बार अभी निकल गया अब कल, तो संडे को भी आपकी क्लास ऑफ रही। तो हम लोग लास्ट क्लास में रेखीय आवर्धन के बारे में समझ रहे थे और रेखीय आवर्धन में हम लोगों ने रेखीय आवर्धन की परिभाषा और कब रेखीय आवर्धन धनात्मक होता है, कब रेखीय आवर्धन ऋणात्मक होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने समझ लिया था। रेखीय आवर्धन बच्चों होता क्या है कि अगर हम लोग किसी वस्तु को किसी दर्पण के सामने रखते हैं तो दर्पण जो उसका प्रतिबिंब बनाता है, दर्पण जो उसकी इमेज बनाता है, उस प्रतिबिंब की लंबाई और जो स्वयं वस्तु की लंबाई होगी उसका जो अनुपात होगा वही कहलाता है उस दर्पण का रेखीय आवर्धन, यानी कि लीनियर मैग्नीफिकेशन। ठीक है। इसके बाद अब जैसे कि फिर मैंने बताया था कि m का मान अगर 1 से बड़ा होगा, m का मान 1 से छोटा होगा या m का मान 1 के इक्वल होगा, इन तीनों ही कंडीशनों में क्या होगा कि अगर m का मान 1 से बड़ा होता है, ये सारी पॉइंट मैं उतने क्लियर कर चुका था। अगर m का मान 1 से बड़ा होता है तो उस अवस्था में प्रतिबिंब जो होता है वस्तु से बड़ा बनता है, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से बड़ी होती है। जब m का मान 1 से छोटा हो जाता है तो उस समय प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से छोटी हो जाती है, और जब m का मान 1 के बराबर हो जाता है तो प्रतिबिंब की लंबाई जो होती है वो वस्तु की लंबाई के बराबर हो जाती है। ठीक। और इसके बाद मैंने एक पॉइंट आपको ये बताया था कि m का मान जो सीधे और आभासी प्रतिबिंब होते हैं उनके लिए m का मान प्लस होता है, और वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंबों के लिए m का मान जो होता है वो माइनस में होता है। ठीक। बस आज मैं इसी बात को रीजन दूंगा, इसी बात को मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है कि आभासी प्रतिबिंब और सीधे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन धनात्मक और वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन ऋणात्मक होता है। इसका रीजन क्या है? ठीक। उसके लिए हम लोग को आवर्धन का एक दूसरा फॉर्मूला, एक नया फॉर्मूला प्रूव करना होगा। मैंने आप लोग को एक फॉर्मूला बताया था कि आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, यानी कि HI/HO। ठीक है। आज उसी को लेकर के एक नया फॉर्मूला प्रूव करेंगे जिससे हमको पता चलेगा कि आवर्धन सीधे और आभासी प्रतिबिंबों के लिए धनात्मक होता है और वास्तविक के लिए और उल्टे के लिए ऋणात्मक होता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक। सब लोग ध्यान समझेंगे। देखिए, आवर्धन का फॉर्मूला हम लोग जो पढ़ चुके हैं, उसी आवर्धन के फॉर्मूले से उसी की मदद से एक नया फॉर्मूला आएगा, उसको आप लोग ध्यान समझेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे मान लीजिए कि अगर ये कोई एक अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण के हम सभी लोग जानते हैं कि उभरे हुए भाग में क्या होती है? पॉलिश होती है। यानी अवतल दर्पण के इस प्रकार उभरे हुए भाग में क्या होती है? पॉलिश होती है। ठीक। ये यहाँ पर कहीं पर दर्पण का एक ध्रुव होगा, इस ध्रुव को हमने मान लिया P पॉइंट। ये दर्पण का ध्रुव हो गया P पॉइंट। अगर मैं यहाँ से एक मुख्य अक्ष खींचता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने एक मुख्य अक्ष खींचा इस तरह से, तो मुख्य अक्ष को खींचते वक्त जो यहाँ पर हमको एक केंद्र मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र, और यहाँ कहीं पर हमको मिलेगा क्या? फोकस। यानी ये हो गया इस दर्पण का वक्रता केंद्र जिसको हम लोग बोलते हैं C, और ये हो गया इस दर्पण का फोकस यानी जिसको हम लोग बोलते हैं F। ठीक। और ये क्या है? दर्पण का ध्रुव P। अब दोस्तों, हम सभी लोग अवतल दर्पण की एक कंडीशन पढ़ चुके हैं कि अगर कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी है तो उससे क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई एक वस्तु रखी है यहाँ पर इस तरह से, और ये वस्तु एक रखी है AB। ये वस्तु अवतल दर्पण के सामने इस समय अनंत और वक्रता केंद्र के इस तरफ क्या होता है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है। ये क्या हो गया? इस दर्पण का द्वारक, ये हो गया M1 और ये क्या हो गया? M2। ठीक है। तो यहाँ पर जो वस्तु रखी है इससे किरणें चलती हैं। हम लोग इस डायग्राम को समझ चुके हैं जो हमने अवतल दर्पण की स्थितियाँ पढ़ी थी कि किसी अवतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। ठीक। उसी को हम लोग को फिर से बनाना है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ से एक किरण निकली जो कि मुख्य अक्ष के समांतर निकली,
मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से। तो ये किरण कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से। तो ये किरण इस प्रकार से फोकस से होकर जा रही है। इसके बाद जो किरण यहाँ वक्रता केंद्र से होते हुए जाएगी वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होगा? जो किरण यहाँ वक्रता केंद्र से होकर जाएगी वो किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर क्या होती है? वापस लौट आती है। ठीक, क्यों? क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर अभिलंब खींचेंगे तो वो अभिलंब वक्रता केंद्र के ऊपर से ही चला जाएगा, यानी कि प्रकाश किरण के ऊपर से ही चला जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ ये बोलते हैं कि ये किरण उसी मार्ग में वापस लौट आती है। अब जरा यहाँ पर एक बात सुनिएगा, इन दोनों किरणों ने जहाँ पर दूसरे को काटा वहीं पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, और वो प्रतिबिंब क्या बनता है? और वो प्रतिबिंब क्या बनेगा? A डैश B डैश। तो यहाँ पर इन्होंने काटा और यहीं पर इनका एक प्रतिबिंब बन जाएगा जो कि उल्टा बनेगा, इसलिए A डैश आ जाएगा नीचे और B डैश कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर। मैं नेमिंग रेड से करता हूँ, इसलिए A डैश कहाँ आ जाएगा? नीचे, और B डैश कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर। ठीक, यहाँ वाली नेमिंग मैं रेड से करूँगा। तो ये हमारी वस्तु थी एक AB। ठीक, तो ये एक प्रतिबिंब बन गया जो कि A डैश B डैश बन रहा है, उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक आपको बात समझने वाली क्या बात होगी कि जैसे मान लीजिए अगर कोई प्रकाश की किरण मैं ध्रुव से भेजूँ, मतलब कोई प्रकाश किरण को मैं ध्रुव पर सीधे भेजता हूँ। जैसे मान लो कोई प्रकाश किरण है वो सीधा ध्रुव पर जाती है इस तरह से। अगर वो प्रकाश किरण सीधा ध्रुव पर गई तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रकाश किरण दर्पण के जिस बिंदु पर आपतित होती है वहां पर हम लोग क्या खींचते हैं? अभिलंब खींचते हैं। और अभिलंब सदैव कहाँ से खींचते हैं? वक्रता केंद्र से। क्योंकि मैंने बताया था कि अगर आपको किसी भी दर्पण के किसी भी बिंदु पर अभिलंब खींचना है तो आप क्या करेंगे कि वक्रता केंद्र को उस बिंदु से मिला देंगे। अगर मान लीजिए ये किरण, जब ये किरण यहाँ पर आ रही थी और ये किरण जब यहाँ पर आपतित होगी और जब मैं यहाँ पर अभिलंब खींचूंगा तो मुझे वक्रता केंद्र को इससे मिलाना पड़ेगा। और जब मैं वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाऊंगा, जब मैं वक्रता केंद्र को इस तरह ध्रुव से मिलाऊंगा इस तरह से, तो होगा क्या कि जो हमारा ये मुख्य अक्ष है यही क्या बन जाएगा? अभिलंब। यानी कि ये जो हमारा मुख्य अक्ष है, यानी ये जो हमारा मुख्य अक्ष है यही क्या बन जाएगा? अभिलंब बन जाएगा। ठीक, और जब ये अभिलंब बन जाएगा तो आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच ये वाला कोण बनेगा, ये कितना बनेगा? एंगल I। ये वाला कोण कितना होगा? एंगल I। ठीक, और प्रकाश किरण जिस एंगल पर आई होगी उसी एंगल पर क्या होगी? परावर्तित। यानी ये प्रकाश किरण कुछ इस तरह से क्या हो जाएगी? परावर्तित। यानी ये प्रकाश किरण कुछ इस तरह से क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। यानी कि ये वाला जो एंगल बनेगा नीचे, ये वाला एंगल कौन सा होगा? एंगल R। तो ये वाला एंगल हो जाएगा एंगल R। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग को बात समझ में आई होगी। मैं एक बार आपको चित्र फिर समझाता हूँ। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही थी तो यहाँ से प्रकाश किरण फोकस से जा रही है, और जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही थी वो अपने मार्ग पर वापस आ गई। जहाँ पर काटा वहाँ पर क्या बन गया? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहाँ बनना है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। ठीक, जो रेखा मैंने वक्रता केंद्र से गुजारी है उस रेखा को मैं एक तरह से और गुजार सकता था। कैसे? मैं इसको ध्रुव से ले आता। अगर मैं इसको ध्रुव से लेकर के आता तो ध्रुव पर जब अभिलंब खींचते, मेरी बात फिर सुनिए, अगर यहाँ से किरण जो आ रही है वो दर्पण के ध्रुव पर पड़ रही है। ध्रुव का मतलब कि अगर हम ध्रुव पर अभिलंब खींचेंगे तो हम क्या करेंगे? वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाएंगे। और अगर हम वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाता हुआ एक अभिलंब खींचेंगे तो हम लोग जानते हैं कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो तो मुख्य अक्ष होती है, इसलिए जो अभिलंब होगा वो क्या होगा? मुख्य अक्ष ही होगा। इसलिए मुख्य अक्ष पर रेखा जिस एंगल के साथ आई थी उसी एंगल के साथ ये वाली रेखा क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। बात समझ में आ रही है? ये तो लाइट की बेसिक प्रॉपर्टी है।
इसलिए ये वाला एंगल कितना हो गया, एंगल आर हो गया। अब दोस्तों चित्र में बहुत ध्यान समझिएगा, आपके सामने यहाँ पर दो ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे। कौन कौन से, मैं ट्रायंगल दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। दो ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे। एक ट्रायंगल दिख रहा होगा त्रिभुज ए बी पी, ट्रायंगल ए बी पी, सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ए बी पी सबको दिख गया। ट्रायंगल ए बी पी, ट्रायंगल ए बी पी और जो ट्रायंगल हमारे पास एक दूसरा ट्रायंगल क्या बन रहा है, ए डैश बी डैश पी, नीचे वाला ट्रायंगल ए बी पी, ये बड़ा ट्रायंगल था ए बी पी, और नीचे वाला ए डैश बी डैश पी, छोटा वाला ट्रायंगल। कौन सा, छोटा वाला ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। ये कैसे हो जाएंगे, समरूप, या जिसको हम लोग समकोणिक भी बोलते हैं। ठीक है, समरूप हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, मैं आपको ये भी समझा सकता हूं। देखिए कैसे, अगर आप ट्रायंगल ए बी पी और ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी में देखें तो इसमें ट्रायंगल ए पी बी, ट्रायंगल ए पी बी, यानी जो हमारा इसमें कोण P है, कोण A कोण A P B बराबर है किसके, कोण A डैश B डैश, सॉरी कोण A डैश P B डैश के। सभी लोग ध्यान से फोकस के साथ सुनते रहिए। A डैश P B डैश के, ध्यान सुनिए। ये एंगल देखिए ए पी बी, ये एंगल आई है, और एंगल ए डैश पी बी डैश, ये एंगल आर है, और ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर, क्योंकि एंगल आई बराबर क्या होता है, एंगल आर। इसलिए ये दोनों कैसे होंगे आपस में बराबर, क्यों, क्योंकि एंगल आई बराबर होता है एंगल आर। किसी कोण को, किसी दो त्रिभुजों को, किन्हीं दो ट्रायंगलों को समरूप कहने के लिए हमको उनके कम से कम दो कोण आपस में बराबर करने हैं। ठीक है, और अगर दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। ठीक, तो केवल दो कोणों को बराबर करिए, तो ये दो कोण इन दोनों बराबर हो गए। और एक कोण कौन सा बराबर हो रहा है, ये देखिए ए बी पी, ये 90 डिग्री है ए बी पी। तो ये देखिए जो कोण ए बी पी है वो बराबर होगा, क्यों, क्योंकि वो 90 है, और एक 90 कौन सा है, ये वाला ए डैश बी डैश पी। तो एंगल जो ए डैश बी डैश पी होगा वो भी क्या होगा, 90। तो ये दोनों एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री के, इसलिए ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस बड़े वाले त्रिभुज में और इस छोटे वाले त्रिभुज, नीचे वाले और ऊपर वाले में दो एंगल बराबर हो गए। तो जो बचा वाला तीसरा एंगल है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों अपने आप क्या हो जाएंगे, बराबर। अतः हम क्या कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, समरूप है या समकोणिक है। ठीक, और अगर दो ट्रायंगल आपस में समकोणिक होते हैं या समरूप होते हैं, तो मैं आपको उत्तल और अवतल दर्पण में, जब मैं दर्पण सूत्र प्रूफ करवाया था, तो मैंने आपको वहाँ बताया था कि हम इनकी साइड्स का, यानी कि भुजाओं का रेशियो लेते हैं। रेशियो कैसे, इसकी हाइट अपॉन इसकी हाइट, और इसका बेस अपॉन इसका बेस। इसकी हाइट कितनी है, अतः इसकी हाइट कितनी है, ए बी। तो पहले मैं अतः लिख देता हूं, अतः करके इसकी हाइट कितनी है, ए बी, बटे इसकी हाइट कितनी है, ए डैश बी डैश। इसका बेस कितना है, बीपी। भाई इस वाले ट्रायंगल का बेस क्या है, बीपी, आधार क्या है, बीपी। और इस वाले ट्रायंगल का, नीचे वाले ट्रायंगल छोटे वाले का आधार क्या है, बी डैश पी, आधार बी डैश पी। तो मैंने दोनों के हाइट का रेशियो ले लिया और बटे दोनों के आधार का रेशियो ले लिया, यानी कि बेस का रेशियो ले लिया। अब देखिए क्या होगा, अब मैं क्या करूंगा, यहां पर हर चीज चिन्ह के साथ रखूंगा। पहले एक बात आप ध्यान सुनिए, ये क्या है, वस्तु की लंबाई। ये हमारी इमेज, सॉरी ये हमारी ऑब्जेक्ट है ना, वस्तु है, और हमने वस्तु की लंबाई क्या मानी थी, एच आई, सॉरी एच ओ, ओ मतलब ऑब्जेक्ट। तो वस्तु की लंबाई क्या होती है, एच ओ। ये हमारा ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई,
और प्रतिबिंब की लंबाई हम क्या मानते हैं, HI। ठीक, ये दो हमने मान लिए। अब जरा मेरी बात ध्यान सुनिएगा, AB क्या है, वस्तु की लंबाई। और मैंने आप लोग को चिन्ह परपाटी में एक बात बताई थी कि जो दूरियां हम लोग मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर लेते हैं, यानी कि प्लस y अक्ष में, वो धनात्मक लेते हैं, और जो नीचे लेते हैं माइनस y अक्ष में, वो ऋणात्मक लेते हैं। ठीक, तो आप क्या करेंगे कि ये जो आप HO दूरी लेंगे, ये आप ऊपर की ओर ले रहे हैं, इसलिए इसको लेंगे प्लस में। A' B', ये HI दूरी जो वस्तु की लंबाई है, सॉरी प्रतिबिंब की लंबाई है, वो नीचे की ओर है माइनस y अक्ष में, इसलिए माइनस का HI। बराबर BP दूरी कौन सी है, BP दूरी जो है वो क्या हो जाएगी, BP दूरी ये वाली बड़ी वाली, BP दूरी ये क्या है, वस्तु की दूरी है, ये वस्तु रखी है ना, और वस्तु की दूरी क्या होती है, U। लेकिन अवतल दर्पण में U किसका होता है, माइनस का, इसलिए ये हो जाएगा माइनस का U बटे B' क्या हो जाएगा, B' क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी, और क्या होती है V। अवतल दर्पण में V भी किसका होता है, माइनस का, तो माइनस का V। ठीक, अब क्या करेंगे कि आप इसको, हमको साफ साफ दिख रहा है कि माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी HI/HO। इसको मैं पलट रहा हूं, रिवर्स कर रहा हूं, रिवर्स करने पर ये हो जाएगा HI/HO, और माइनस चिन्ह उस तरफ पक्षांतर यानी कि उस तरफ ट्रांसफर हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का V/U। HI/HO बराबर माइनस का V/U, और HI/HO को ही क्या बोलते हैं, M। हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि M बराबर क्या होता है, M बराबर क्या होता है, मैं इसको सही लिख देता हूं, और हम लोग जानते हैं कि M बराबर क्या होता है, HI/HO, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। इसलिए HI/HO की जगह क्या आ जाएगा, M, या फिर इसको मैं ये लिख सकता हूं कि M बराबर HI/HO बराबर माइनस का V/U। M बराबर HI/HO माइनस का V/U। ये फॉर्मूला आया आवर्धन का। पिछली क्लास तक हम लोगों ने आवर्धन का केवल एक ही फॉर्मूला पढ़ा था, और वो था M बराबर HI/HO, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। लेकिन आज हमने आवर्धन का एक फॉर्मूला और पढ़ा कि M बराबर माइनस का V/U भी होता है। ठीक, यानी कि M बराबर HI/HO बराबर माइनस का V/U। ये दोनों ही फॉर्मूले किसके होते हैं, आवर्धन के होते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने फॉर्मूला आ गया था M बराबर HI/HO यानी कि माइनस का V/U। ठीक है, मैंने आपको बात बताई थी पिछली क्लास में कि M का मान आभासी प्रतिबिंबों के लिए, यानी कि आभासी और सीधे प्रतिबिंबों के लिए कैसा होता है, धनात्मक होता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए M का मान कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न इसी बात पे छुपा हुआ है। देखिए एक बार पे ध्यान समझिएगा, हम सभी लोग ये फॉर्मूला देख रहे हैं कि M का फॉर्मूला होता है माइनस का V/U। M बराबर होता है माइनस का V/U, और हम सभी लोग जानते हैं कि U जो होता है वो हमेशा क्या होता है, निगेटिव। U जो होता है वो कैसा होता है, ऑलवेज निगेटिव, यानी कि हमेशा कैसा होगा, वो निगेटिव होगा। और अगर U का मान हमेशा कैसा होता है, निगेटिव, और अगर U का मान हमेशा निगेटिव होगा तो जैसे ही हम यहाँ पर U का मान माइनस में रखेंगे, यानी U की वैल्यू निगेटिव में रखेंगे, तो वो वाला माइनस इस ऊपर वाले माइनस क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। ठीक, जैसे ही हम लोग इस U का मान यहाँ पर माइनस में रखेंगे तो ये माइनस ऊपर वाले माइनस क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। इसलिए जब ये माइनस पूरा कैंसिल हो गया तब क्या होगा कि M का चिन्ह जो होगा, जो M का साइन होगा वो पूरी तरह डिपेंड करेगा V के चिन्ह पे, यानी कि M का चिन्ह जो होगा वो बराबर हो जाएगा V के चिन्ह के।
जैसा v का चिन्ह होगा वैसा ही किसका होगा, माइनस का चिन्ह होगा, सॉरी m का चिन्ह होगा। और v का चिन्ह दो तरह से होता है, v का चिन्ह माइनस कब होता है और v का चिन्ह प्लस कब होता है। v का चिन्ह माइनस होता है किन प्रतिबिंबों के लिए, वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए। और v का चिन्ह प्लस कब होता है, आभासी प्रतिबिंबों के लिए। यानी जब आभासी प्रतिबिंब बनता है तो v का मान प्लस में होता है और जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो v का मान माइनस में होता है। इसलिए m का मान भी इसी को फॉलो करेगा, m का मान भी वास्तविक के लिए माइनस होगा और आभासी के लिए क्या होगा, प्लस का होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए मैंने कहा था कि वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए m का मान माइनस में, आवर्धन माइनस में, जबकि आभासी प्रतिबिंबों के लिए m का मान किस में होता है, प्लस में होता है। ठीक है, क्योंकि m का चिन्ह पूरी तरह किस पर डिपेंड करता है, v के चिन्ह में। v के चिन्ह पर क्यों डिपेंड करता है, क्योंकि जब हम यहाँ पर u की वैल्यू माइनस में रखेंगे तो वो माइनस इस वाले माइनस का कर देगा, कैंसिल कर देगा। इसलिए m का मान डिपेंड करेगा किस पर, v के चिन्ह पे। जैसे जैसे v का चिन्ह बदलेगा उसी प्रकार m का चिन्ह भी क्या होगा, बदलेगा। अगर v का चिन्ह प्लस तो m का चिन्ह भी प्लस, अगर v का चिन्ह माइनस तो m का चिन्ह भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को ये आवर्धन की बात जो पिछली क्लास में हुई थी और जो इस क्लास में दो आवर्धन की बातें हुई हैं, इसमें आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आवर्धन क्या होता है। अब दोस्तों मैंने आपको वहाँ पर एक बात बताई थी कि आवर्धन को हम लोग चिन्ह और उसका परिमाण ये दोनों अलग करके देखेंगे। यानी कि आवर्धन में हमको चिन्ह अलग देखना होगा, परिमाण अलग देखना होगा। मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से। सभी लोग फोकस करेंगे बोर्ड पे। m का मान जब भी हमें दिया होगा तो हमें चिन्ह के साथ चिन्ह को अलग देखना है और उसके परिमाण को, उसकी वैल्यू को अलग देखना है। देखिए यहाँ पर जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लीजिए m का मान दिया गया -1 या फिर m का मान दिया गया है +1 या फिर मान लीजिए कि m का मान दिया गया है -2। ठीक, चलिए ये तीन कंडीशनें देखता हूँ। ठीक, अगर मान लीजिए m का मान -1 दिया है तो आप क्या सोचेंगे कि m का मान -1 है, इसका मतलब कि ये इसका मान जो आ रहा है वो 1 से छोटा आ रहा है, क्योंकि -1 1 से क्या है, छोटा है। तो आप क्या कहेंगे कि इसमें जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वो बनेगी प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी वो वस्तु की लंबाई से क्या हो जाएगी, कम। क्योंकि हमने बताया था कि अगर m का मान 1 से छोटा हो तो उस अवस्था में प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से क्या होती है, कम होती है। लेकिन आपको क्या करना है, बहुत सावधानी से, बहुत सावधानी से मेरी बात सुनिएगा। चिन्ह को अलग देखते हैं और परिमाण को अलग देखते हैं। अगर मैं चिन्ह को अलग देखता हूँ, मैं आपको एक चीज़ करके बताता हूँ। अगर मुझे बताना है कि इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा तो मैं क्या बताऊँगा, m की वैल्यू कितनी है 1। चिन्ह मत देखिए, चिन्ह अलग देखेंगे। m की वैल्यू कितनी है 1, तो मतलब कि इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। यानी प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु के बराबर होगा। समझ गए क्यों, क्योंकि m का मान 1 है। अब क्योंकि ये माइनस में है इसलिए कैसा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। बात समझ में आ गई, वास्तविक होगा और कैसा होगा, उल्टा होगा। समझ गए आप। उसी तरह आपको इसका भी देखना है, चिन्ह को अलग देखना है और उसकी वैल्यू को अलग देखना है। m का मान 1 है तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर m की वैल्यू 1 है तो मतलब कि इसका प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु के बराबर। तो प्रतिबिंब तो हो जाएगा वस्तु के बराबर। लेकिन क्योंकि ये प्लस में है इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी यानी कि वर्चुअल और सीधा। प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी और सीधा। अब इसकी वैल्यू एक बार चेक करिए, m की वैल्यू -2 है, बताइए कितना आंसर आएगा, सॉरी आंसर नहीं, m की वैल्यू -2 है, मतलब कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अगर m की वैल्यू -2 है तो हमें साफ दिख रहा है कि m की वैल्यू माइनस ना देखो, पहले केवल 2 देखो। m की वैल्यू कितनी है, 2, मतलब m का मान 1 से बड़ा है। और अगर m का मान 1 से बड़ा है तो मतलब प्रतिबिंब का जो लंबाई होगी, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी कि अगर मुझे प्रतिबिंब के बारे में बताना होगा तो मैं बताऊंगा कि जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी यानी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु से बड़ा
और कैसा होगा, माइनस में है ना, तो कैसा होगा, वास्तविक। और उल्टा, ठीक है। तो इस तरह से जब हमको किसी चीज का, किसी प्रतिबिंब का आवर्धन दिया होगा तो हम लोग इस तरह से उसको डिफाइंड करेंगे, ठीक है। मोटी मोटी बात समझिए कि अगर m का मान हमें दिया होगा तो हम वैल्यू को अलग देखेंगे और चिन्ह को अलग देखेंगे, तो हम प्रतिबिंब के बारे में अच्छी व्याख्या कर पाएंगे और प्रतिबिंब के बारे में अच्छे से हम लोग बता पाएंगे किस तरह का प्रतिबिंब बन रहा होगा, ठीक। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि m का मान आपको दे दिया जाए माइनस का 0.5, अगर सपोज कीजिए आपको दे दी जाए वैल्यू m की मान कि माइनस 0.5 है, m का मान माइनस 0.5 है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, माइनस है इसलिए प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक और उल्टा। 0.5 है, 1 से छोटा है, इसलिए इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक। तो इस तरह से आपको बताना है, वैल्यू अलग करके बतानी है और चिन्ह को अलग देखना है, तब आप उसकी अच्छी सी व्याख्या कर पाएंगे। दोस्तों पिछली वाली क्लास में और इस वाली क्लास में, इन दोनों क्लासों को मिला करके आपका रेखीय आवर्धन जो टॉपिक है वो खत्म होता है। रेखीय आवर्धन में आपको इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, शुरुआत से जहाँ से मैंने परिभाषा स्टार्ट की थी वो यहाँ तक, ये बातें आपको रेखीय आवर्धन की बातें पता होनी चाहिए, ठीक। दोस्तों नेक्स्ट क्लास से अब प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट होगा। जिन बच्चों ने अभी तक के सारे लेक्चर नहीं देखे हैं वो एक एक करके सभी लेक्चरों को देख लें और यहाँ तक पहुँच जाएँ, ठीक है। तो सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगा के पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपका अपना परिवार, आपका सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।